ओके, और कोई? ये तो समझा दिया आपने, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या कहेंगे? और अच्छे से। बिल्कुल सही बात है, हम केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है, यही लिखेंगे हम। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, या नाइदर का यूज करोगे तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। मास नाइदर बी क्रिएटेड not destroyed during a in a chemical reaction। देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन कोई थियोरेटिकल चीज नहीं है। जितनी भी चीजें हम बनाते हैं घर में, खाने से लेकर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही होती है। आ रही है बात समझ में सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, समझिए इस बात को। केमिकल रिएक्शन केवल वही नहीं है जो बुक में लिखी है और जिसको हम प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, वही नहीं है। एवरीथिंग, एवरी चेंज इज ए केमिकल चेंज, जिसमें कुछ नया बन रहा है। घर के खाने से लेकर कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगता है कुछ नया चीज़ हम बना रहे हैं, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। यानी हर रिएक्शन पर, हर केमिकल चेंज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। इसी को फॉलो करके चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, घर में खाने का जो कैलकुलेशन लगता है वो इसीलिए लग पाता है क्योंकि ये वाला लॉ फॉलो हो रहा है। अगर आप सोचो एक मिनट के लिए, कितना मजाकिया हो जाएगा अगर हमने किसी चीज़ से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई डिश बना रहे हैं रॉ मटेरियल से, और अगर रॉ मटेरियल अपने आप डिस्ट्रॉयड होने लगे, तो आप बनाना कितना चाह रहे थे और बनेगा कितना? है कि नहीं? आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि भाई इतना बनाने के लिए आप क्या, कितना मटेरियल चाहिए। तो ये थैंक्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हर रिएक्शन में फॉलो होता है, जिससे किसी भी काम को करने के लिए हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि कितना मटेरियल हमको, कितना रिएक्टेंट हमको चाहिए होता है। और ये दुनिया की हर चीज़ पे काम करता है, हर चेंज पे काम करता है, हर केमिकल चेंज या किसी भी चेंज पे काम करता है, फिजिकल पे भी काम करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक और लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी इसी से मिलता जुलता है। क्योंकि जब मास का अगर लॉस कहीं दिखता भी है, तो आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं मास का लॉस हो रहा है, तो लॉस आपको लग रहा है कि मास खत्म हुआ है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। यानी कि जो भी चीज आप इनपुट कर रहे हो वो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर एग्जिस्ट करती है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। हम देखो मैक्रो से माइक्रो की तरफ जा रहे हैं, चीज़ों को समझने के लिए मैक्रो से माइक्रो की तरफ जा रहे हैं। जब हम चीज़ों को जिस फॉर्म में देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम उस लेवल पे जाएंगे जहां पे चीज़ें बनती हैं। तो एक फर्स्ट वाला लॉ सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फर्स्ट वाला लॉ में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराया था कि वो आपको वैल्यूज़ देगा, पूछेगा बताओ कि कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चेक कर सकते हो। या किसी रिएक्टेंट का अमाउंट पूछ सकता है, किसी प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लॉ अगर आपको आता है तो थियोरटिकल से लेकर न्यूमेरिकल तक हर चीज़ आप कर सकते हो। एक सवाल तो इससे आना ही आना है। ठीक है,
ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। क्या है वो? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब समझो, देखो घर से ही चलते हैं, घर में खाने की चीज की बात करते हैं। घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। कभी कभी आपको बनाना पड़ता है तो क्या होता है? कुछ ना कुछ स्वाद में कमी पड़ जाती है या प्रोपोर्शन नहीं बैठ पाता है। तो वजह क्या है? कि मम्मी को प्रैक्टिस है कि किसी चीज को बनाने के लिए कितना कितना पोर्शन हमको डालना है, तभी उसका एग्जैक्ट जो बनाना चाह रहे हैं वो बनेगा। हाँ कि ना? तो यही लॉ ये कहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज बनाना चाहते हो, जिसको कि हम कंपाउंड कह देते हैं, जिसका नया टेस्ट नई प्रॉपर्टी होती है, बनाना चाहते हो, तो आपको जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ेगा। और ये बात चाय सब्जी कुछ भी, मकान दुकान जो बना रहे हो ना आप, सब में काम आती है। किसी भी चीज़ को बनाने में ये लॉ भी काम आता है कि जैसे ही आपने प्रोपोर्शन गड़बड़ किया, या तो कुछ नई चीज़ बन जाएगी या वैसी नहीं बन पाएगी जैसा आप उसको बनाना चाह रहे थे। ठीक है? ठीक। अब देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे पढ़ते आए हैं, एक एग्जाम्पल बहुत आसान सा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। और ये गजब की रिएक्शन है, गजब मजेदार रिएक्शन है। ये देखो, चेक करो प्रॉपर्टी को। ये जो H2O बना है ना, इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इसको हम कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि कंपाउंड का मतलब है कि कुछ नया बन जाए, कुछ नया बन जाए जो पहले नहीं था। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी डायरेक्टली इससे मैच नहीं करती हो। किससे? रिएक्टेंट से। देखो, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। समझो, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है? सब जानते हैं, इट इज ए गुड फ्यूल। तो ये बर्निंग फ्यूल, बर्निंग बर्निंग गैस है। ठीक है। और ऑक्सीजन आप सब जानते हो क्या है? ये बर्निंग सपोर्टिंग गैस है। 6 क्लास से पढ़ना शुरू किया है हमने कि किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या जरूरी होता है? बर्निंग सपोर्टिंग गैस। बर्निंग सपोर्टिंग गैस। समझ में आ गई बात? यहां तक कितना फर्क है देखो। अब जब ये बनता है तो सबसे बड़ा चेंज क्या? देखो, सबसे बड़ा चेंज ये बन जाता है एल। एल मतलब लिक्विड। वाटर सब जानते हैं कि नॉर्मली किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में होता है ना? तो देखो कितना मजेदार चेंज हुआ कि एक चीज जलने वाली थी, एक चीज जलाने वाली थी, और जो बना वो एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है। वो न जलता है न जलाता है, वो बुझा देता है। जानते हो ना सब कि आग लगती है तो हम किसका यूज करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वाटर जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और पानी उस टेम्परेचर को कम कर देता है, तो फ्यूल जल ही नहीं पाता। आई बात समझ में? आता? ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो यहाँ, अब ये रिएक्शन हमने लिखी, लेकिन ये रिएक्शन अभी सही नहीं है। बताओ इसमें क्या गलती है? इस रिएक्शन में क्या कमी है? ये बैलेंस नहीं है। क्योंकि बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है इस पे, है ना? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अब यहाँ क्या देखो, H के 2, ऑक्सीजन के 2,
यहां पर H के 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, तो फर्स्ट लॉ डिसओबे हो रहा है। अब क्योंकि एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल यही तो लिखा हमने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो केमिकल कॉम्बाइन कर रहे हैं, तो अभी हमारे दो लॉ पढ़ रहे हैं, तो दोनों फॉलो होने चाहिए। क्या ये लॉ फॉलो हो रहा है इस समय? नहीं हो रहा है, वायलेंट कर रहा है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करते हैं बैलेंस? क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस बात को समझ लो। कोई पूछ सकता है कि इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये तो बात सही है, क्यों करते हैं? तो क्यों करने की वजह ये है कि हमारे पास हमको फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आ गई बात समझ में? तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो क्या आएगा? 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2H2O। हो गया फॉलो? बोलो। हाँ, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि भाई H2 प्लस O2 को अगर हम मान लो इसी प्रोपोर्शन में रखें, यहाँ जैसे हमने 2:1 लिया तो वाटर बना, अगर इस प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इस प्रोपोर्शन में रखने पर ये कुछ नया चीज़ बनाएगा, H2O2। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो बात को अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये दूसरा लॉ है कि अगर आप इस प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हो, किसको? 2 हाइड्रोजन का और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन combine with 1 mole of oxygen and form 2 mole of water। ठीक है, तो बन रहा है वाटर। 2 mole of hydrogen combine with 1 mole of oxygen, we will get water। लेकिन अगर हम 1 mole of hydrogen combine करें 1 mole of oxygen से, तो एक नया प्रोडक्ट बन गया है जिसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये जो एग्जाम्पल है ये समझा रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल। कि नई चीज, एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए आपको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन चीजों का रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हर चीज पे फॉलो करता है, एक एग्जाम्पल नहीं रटना है। आप किसी भी चीज को सोच के देखिए, बाई मास उसका एक प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका स्टेटमेंट लिख लें हम। स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। इन ए केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स combine in definite proportion and form a chemical substance। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा क्या लिख सकते हैं? इन ए chemical substance, in a chemical substance the elements are present, या लिखें ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि लॉ है ना तो कभी वायलेंट नहीं हो। ऑलवेज प्रेजेंट इन
डेफिनेट प्रोपोर्शन portion by mass। क्लियर हुआ? बोलो सबको क्लियर है? समझ में आ गया ना? केमिकल सब्सटेंस मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो कि उसमें एलिमेंट हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास होंगे, कि वेट कर करके डालते हैं, 1 स्पून 2 स्पून या वेट करके हम चीज़ों को डालते हैं। ये सारी चीज़ों पर, हर चेंज पर लागू करता है। हर नई चीज़ जो बन रही है, हर जो केमिकल बन रहा है उसमें ये फॉलो होता है। क्लियर है ना सबको ये बात एकदम? ठीक है। अब ये लॉ तो दे दिए गए, देखो समझो बात, इस लॉ को तो दे दिया है, याद कर लिया, आप भी याद कर लोगे, लेकिन इसको प्रॉपरली समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ठीक है, कि आपने देखा, आप दो चीज लेके आए, आपने दोनों को मिलाया, एक नई चीज बन गई, लेकिन सवाल ये है कि हमने डाला कुछ था और बना कुछ, है कि नहीं? यही है ना कि आप केवल दो चीजें ऑब्जर्व कर पाओगे, एक वो जो आप डाल रहे हो, और दूसरी चीज वो जो आपके साथ बनने आ रही है। बीच में जो मिस्ट्री है वो तो अभी पता ही नहीं है कि बना, वो बदला कैसे, है कि नहीं? बोलिए। पता चल रहा है क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे मिले और कैसे वाटर बनाया? दिख रहा है क्या हमको? अभी नहीं दिख रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे हुआ हो, है ना? देखो ये बिल्कुल वैसे ही मिस्ट्री है कि जब कोई मूवी या सॉन्ग हम देखते हैं तो अक्सर क्या देखते हैं कि एक ही गाने में जो हीरो हीरोइन या आर्टिस्ट होते हैं वो ड्रेसेस बदल लेते हैं अपनी। पहले क्या पहना था, गाना खत्म होते होते पता चला कि उसने किसी और ही ड्रेस में आ गया। होता है कि नहीं होता है ऐसा? पहले बहुत होता था, आजकल फिर भी कम हुआ। होता है, कभी देखा आपने ऐसा? तो मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था ये कैसे हुआ भाई, एक ही गाने में इनको कहाँ से टाइम मिला कि अपना ड्रेस बदल के आ गए? क्या रीजन होता है इसका? कैसे वो चेंज कर लेते हैं अपनी ड्रेसेस? बिल्कुल। हाँ, तो रियल बात यह है कि गाना जो हम देख रहे हैं एक बार में, 5 मिनट्स का गाना, 3 मिनट्स का गाना, वो एक दिन में थोड़ी होता है। उसको तो अलग अलग शूट करके, अलग अलग डे पे शूटिंग करके, फिर वो एक तरह से एक साथ कंबाइन करके हमको दिखाते हैं। यानी कि जो वर्क है वो किया अलग तरीके से था, और जो हम देख रहे हैं वो तरीका अलग है कि नहीं? यही बात है ना? क्लियर? ठीक है। तो यहां तक जो ये दो लॉ दे दिए गए, लेकिन समझाने के लिए और समझने के लिए कि एक्चुअली ये चेंज होता कैसे है, इसके लिए अब ये सारा चैप्टर आगे बढ़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल की बात आई कैसे, क्यों एटम के बारे में सोचना पड़ा, क्यों मॉलिक्यूल के बारे में सोचना पड़ा, इसी के लिए यहाँ से एक आइडिया आता है कि अभी हम स्टेटमेंट देकर इस लॉ को परफेक्टली समझा नहीं पा रहे। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आया कि ज़रूरी है कि जैसे ए से अगर आप बी बना रहे हो, तो ये जो ए है ना, ये भी स्टेबल है, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है, और जो प्रोडक्ट बना है वो भी स्टेबल है। और साइंस ये कहती है कि जो चीज़ स्टेबल होगी वो तो कन्वर्ट होती नहीं, है कि नहीं? जो अपने आप में स्टेबल है वो क्यों कन्वर्ट होगा किसी चीज़ में? केवल वो चीज़ें कन्वर्ट होती हैं जो कि स्टेबल नहीं होती हैं।
ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब बात आई कि भैया ये जो ए है ना, ए रिएक्शन जब करता है तो जिस फॉर्म में हमको दिख रहा है उस फॉर्म में रिएक्शन नहीं करेगा। यहीं से एक टर्म जनरेट हुई जिसका नाम है एटम। क्या नाम है? एटम। कंसेप्ट ये हुआ कि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलने से पहले किस में कन्वर्ट होगा? एटम में। अपने आप को एटॉमिक लेवल पे लेके जाएगा, एटम में वो कन्वर्ट होगा, तब जाके ये बात बनेगी। आई बात समझ में? अब एटम क्या है? इतना अंदाजा लगा कि एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और स्मॉल भी इतना स्मॉल है कि आप आंख से तो कभी देख ही नहीं सकते, देख नहीं सकते हम। यानी कि हमने एक डॉट लगाया तो इसके अंदर भी बहुत सारे एटम हैं, तो केवल आप सोच सकते हो कि ये कितना छोटा होगा। जैसे मैं कहूं कि ये डॉट मैंने लगाया है और इस डॉट के अंदर 10 लाख एटम है, तो आप केवल अंदाजा लगा सकते हो कि और ये कितना छोटा होगा ये। हाँ कि ना? ठीक है। अब इतनी छोटी चीज जो दिख नहीं सकती उसकी प्रॉपर्टी को जानना तो बहुत मुश्किल काम है। कैसा होगा? छोटा है इतना तो पता है, लेकिन कैसा होगा? तो उस ये काम बड़ा मुश्किल है। और इस काम को करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अटेम्प्ट्स दिए, अपनी अपनी थियोरी दी बताने के लिए कि भाई एटम कैसा होता है, क्या काम करता है, किस तरह से वो पाया जाता है। ये सब बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थियोरी दी, फिर मॉडल दिए, एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए मॉडल दिए। जो अगला चैप्टर है वो इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था इस कोशिश में वो थे डाल्टन ने। कौन थे वो? डाल्टन। तो डाल्टन जो थे उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ बातें बताई जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिए। जानते हो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जानते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट देखो कई बार कैसे, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि आप क्लास में आए और टीचर ने कहा कि आप होमवर्क दिखाइए, क्या जवाब देते हो आप? अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, कॉपी आपके पास नहीं है, तो आप क्या जवाब देते हो बताओ? देते हो ना हम लोगों को जवाब, क्या जवाब देते हो? अरे क्या जवाब देते हो बोलो? हाँ देखो, आधे झूठ बोलेंगे कि सर काम पूरा है, कॉपी घर रह गई है ना, या मेरा थोड़ा बचा है, या मेरा ऐसा हुआ है। यानी एक आंसर है एक्चुअली उसका कि आपने काम किया नहीं है, काम आपका हुआ नहीं है। लेकिन आप उस एक बात को कहने के लिए कई सारी बातें लगाओगे। मैं घर गांव चला गया था, मेरे कोई गेस्ट आ गए थे, बुक मेरे पास नहीं थी, पेन में इंक खत्म हो गई थी, तो बहुत सारी बातें आप एक बात को बताने के लिए कहो। तो जब किसी चीज को समझाने के लिए, किसी एक बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। अब क्योंकि जो डॉल्टन साहब थे पहली बार ट्राई मार रहे थे और इनको कोई एग्जैक्ट आइडिया था नहीं, तो इन्होंने बहुत सारी बातें अपने एटम्स के बारे में कही जिसको हम डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और कोई एक क्लियर कट स्टेटमेंट ये दे नहीं पाए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? पोस्टुलेट्स ऑफ postulates of
डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि इससे एडवांस थियरी। केमिस्ट्री में खास बात यह है कि हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाल्टन साहब अगर ना होते तो ना तो थॉमसन अपना मॉडल दे पाते, ना रदरफोर्ड दे पाते, ना बोर दे पाते, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो सबकी जो शुरुआत करता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये पहले थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें हमको बताई। अब देखिए इन्होंने क्या क्या कहा। फर्स्ट बात इन्होंने जो कही वो ये थी कि कोई भी मैटर हो दुनिया का, यानी कोई भी चीज, मैटर मतलब एवरीथिंग इज मैटर, कि कोई भी मैटर हो वो एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। ये कह दिया उन्होंने कि दुनिया की हर चीज किससे मिलकर बनी है? एटम्स। ठीक। ऑल मैटर is made of very tiny particles called atoms। पहली बात समझ में आ गई कि देखो हर चीज को कवर कर लिया इन्होंने, कि भैया बड़े से बड़े पहाड़ से लेकर एक मिट्टी का एक दाना भी सब एटम से बना है। क्लियर हो गई सबको ये बात? पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, कि हर चीज दुनिया की, डाल्टन साहब ने पहली बात यही कही कि दुनिया की कोई भी चीज आपको चाहे कितनी बड़ी दिख रही है या छोटी दिख रही है, सबके सब बनी किससे है? किससे बनी है? एटम से मिलकर बनी है। ये बात आप समझ लें। दूसरी बात और मजेदार कही कि क्योंकि हम कहते हैं अच्छा एटम से बनी है तो दिखना चाहिए, तो उन्होंने अगला बात यही कहा कि भैया आपको ये पता है कि ये एटम से बना है, लेकिन आप अगर उसमें एटम ढूंढना चाहो कि एटम कहाँ है, कौन सा पार्ट में एटम दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या दिया दूसरा स्टेटमेंट देखो, एटम्स आर इंडिविजुअल, सॉरी इंडिविजुअल वाला भी आएगा, उससे पहले ये लिखो, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहे तो इन्होंने कहा इनविजिबल। इनविजिबल इंडिविजुअल एंड इनडिवाइजिबल। देखो तीन अलग अलग शब्द हैं, मतलब समझ में आ रहा है? तीनों का मतलब समझ में आ रहा है? इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं दे, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? इनविजिबल मतलब जो जिसको देख नहीं सकते। इंडिविजुअल मतलब एक एक, अकेला। और इनडिवाइजिबल मतलब जिसको और अदर, उससे छोटा आप सोच नहीं सकते। यानी किसी चीज को आपने कहा कि एटम से बनी है, तो आप चाहो कि क्या एटम भी किसी से बना है, लेकिन उसको इंडिविजुअल नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने ये सारे वर्ड नए जोड़े हैं इसमें, कि अगर एटम की आप बात करोगे या कहोगे पार्टिकल से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बना है, लेकिन फिर वो इंडिविजुअल नहीं रह सकता, अकेला नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन की अकेले की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रोटॉन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, न्यूट्रॉन की भी नहीं है। तो इसीलिए लिखा मैंने एटम्स आर इनविजिबल, इंडिविजुअल एंड इंडिवाइजेबल particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। कुछ जाना पहचाना स्टेटमेंट लग रहा है, बताओ किससे मिल रहा है, किससे मैच कर रहा है?
फर्स्ट लॉ, अब ये पूछता है, हाँ देखो डाल्टन्स ने, क्योंकि जो बेस था शुरुआत जहां से हुई थी कि कोई भी केमिकल चेंज होगा तो वो दो लॉ को फॉलो करेगा, तो उस चीज को अब क्योंकि उस चीज को भी यहाँ डाल्टन ने अपने डाल दिया। पहले जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता था वो लिखवाता था, बताइए डाल्टन्स की वो पोस्टुलेट लिखो जिससे हम कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकते हैं, तो ये सेकंड नंबर वाला हम लिख के देते थे। बात समझ में आ गई? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली जो बात थी वो यहां पर इन्होंने फिट कर दी है। क्लियर? ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि आपने कोई एक मैटर चूज किया, कोई भी एक मैटर चूज कर लिया, कुछ भी आपके चारों तरफ जो नजर आ रहा है कुछ भी चूज कर लो, क्या कोई एक चीज आप चूज कर रहे हो, चाहे आपने कागज का टुकड़ा ही चूज किया या कुछ भी आपने चूज किया, तो डाल्टन साहब ये कहते हैं कि जो भी आप मैटर सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी मैटर आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? एटम से। तो जितने एटम होंगे, क्योंकि मैटर तो बड़ा है और एटम छोटा है, तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जितने भी एटम से वो बना हुआ है वो सारे आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। किस में? मास में, यानी उनका वजन सबका बराबर होगा और उनकी प्रॉपर्टी भी जो होगी सेम होगी। मीनिंग समझ में आया इसका? यूं समझो, लड्डू खाया आपने? बूंदी का लड्डू खाया है? उसमें क्या होते हैं? छोटी छोटी बूंदी होती है। तो आप किसको दे रहे हो मैटर? जब आप देख रहे हो तो आप लड्डू को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? लड्डू को देख रहे हो। हाँ के ना? हाँ, लेकिन लड्डू बना किससे? मैटर बना किससे? छोटे पार्टिकल से। उस छोटे पार्टिकल को हम बूंदी का जो दाना होता है वो मान लेते हैं और केमिस्ट्री की भाषा में उसको एटम मान लेते हैं। ठीक है? तो वो डाल्टन साहब ये कह रहे हैं कि वो जो एटम है, यानी जो बूंदी का दाना है, उन सब दानों का मास वेट बराबर होगा और प्रॉपर्टी भी सेम जैसी होगी। यानी मतलब आप एक दाने को टेस्ट कर रहे हो, मीठा लग रहा है, वही टेस्ट आपको जब आप लड्डू खा रहे हो तो ज्यादा आ रहा है क्योंकि आपने ज्यादा चीजें, ज्यादा अमाउंट खाया है, लेकिन टेस्ट सिमिलर है। तो वही बात इन्होंने बताई कि जब आप एटम की बात कर रहे हो तो कोई भी मैटर एक ही तरह के एटम से बना हुआ, वो सारे आइडेंटिकल है मास में और सबकी प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। क्लियर हुई बात? स्टेटमेंट लिख देते हैं। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर identical in mass and chemical property। देखो याद करने में स्टेटमेंट छोटे छोटे हैं, याद कर लोगे, लेकिन याद ही नहीं करना, इनको समझना है, इसको सोचना है कि इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। ठीक है? आ रही है बात समझ में भाई? अब जैसे जो मैंने लड्डू की बात बताई है आपको, आप उसको अगर सोच लोगे, देखो ये एक लड्डू हमने सोच लिया ऐसा, क्या कहा? पहला पहला क्या कह रहा था ये कि ये मैटर हो गया, ये पीस, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, लड्डू बनाया है, ये मैटर हो गया। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? कि ये जो मैटर है ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। बना रहा हूं मैं टाइनी पार्टिकल्स, दिखा? पहली बात समझ में आ गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है बोलो? कि ये इतने छोटे हैं कि इनको और छोटा
नहीं किया जा सकता और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। और तीसरा क्या बताया कि सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। किसमें? मास भी आइडेंटिकल है और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है? आइडेंटिकल है। और ये एक ही एग्जाम्पल पर नहीं, दुनिया के हर एग्जाम्पल पे ये चीज फॉलो होती है। किसी के बारे में भी सोचोगे ना तो सबके बारे में ये चीज फॉलो होती है, क्योंकि बहुत जबरदस्त बात उन्होंने कह दी। क्या? कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई हो, चाहे कितना बड़ा आपको दिख रहा है, कितना छोटा दिख रहा है। तो आज हमने इसके कुल मिला के 6 पोस्टुलेट दिए हैं, 3 के बारे में डिस्कशन किया है। थोड़ा इसको सोचिए और कुछ एग्जाम्पल अपने दिमाग में लाइए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो मुझे अटेंडेंस भेज दो। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, हाँ मुझे अटेंडेंस भेज दो। ये